तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, और एक बहुत अच्छा चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर जो ग्राफ से भरा पड़ा है। अगर आप नंबर ऑफ ग्राफ के उस पे जाओ ना, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अराउंड 15 के करीब ग्राफ हैं। बट अगर आप उन ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, तो बहुत बेसिक सा चैप्टर है। ये चैप्टर हमें उस पॉइंट पे लेके आता है जहां पे हमें समझ में आता है कि मार्केट कैसे काम करती है। भाई हम लोग ने इंडिविजुअली डिमांड भी पढ़ा, इंडिविजुअली हम लोगों ने सप्लाई भी पढ़ा। डिमांड में यही पढ़ा कि कंज्यूमर जो है चाहता है कि भैया कम से कम जितना मिल जाए, एक मैक्सिमम लिमिट लेके आता है मार्केट में। बात समझो, जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं मार्केट, तो क्लास 11th में इसकी डेफिनेशन पढ़ के हम लोग आए हैं कि मार्केट इज अ मैकेनिज्म और एन अरेंजमेंट और अ सेटअप। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? मैकेनिज्म, अरेंजमेंट या सेटअप, ये वर्ड यूज करते हैं। वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट एंड स्ट्राइक अ डील रिगार्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली जो मार्केट बनती है वो बायर और सेलर को मिला के बनती है। ठीक है, बायर जो है वो डिमांड क्रिएट करता है और सेलर लेके आता है सप्लाई। अब बायर जब मार्केट में आता है, या तुम भी अपने आप को एक बायर इमेजिन करो, जब तुम मार्केट में जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भैया प्राइस जो होगा लीस्ट पॉसिबल, या हम बोल दें एज लो एज पॉसिबल, जितने कम में मिल जाए। कम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, फ्री में दे दो भाई, कम की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मैक्सिमम प्राइस की एक लिमिट लेके आते हो आप, मैक्सिमम प्राइस की एक लिमिट लेके आते हो मार्केट में कि भैया देखो ज्यादा से ज्यादा हम 100 रुपए देंगे, बाकी कम से कम में जितना मिल जाए। सिंपल है भाई। हर कोई सामान खरीदने जाता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, हम जीन्स खरीदनी थी, हम मार्केट में गए तो हमने दिमाग में बसा लिया भैया देखो ज्यादा से ज्यादा हम 2000 की जीन्स खरीदेंगे। ऐसे तो 500 की देते हैं, फ्री की देते हैं हमको, लेकिन 2000 से ज्यादा की नहीं खरीदेंगे। तो बस वही चीज, मैक्सिमम प्राइस की एक लिमिट लेके जाता है, बाकी एज लो एज पॉसिबल जो मिल जाए। सेलर क्या सोचता है कि भैया कि हम जो बेच रहे हैं तो हमारा प्राइस जो है एज हाई एज पॉसिबल हमको मिले, जितना ज्यादा हमें अपने प्रोडक्ट का मिल जाए। लेकिन उसकी एक कॉस्ट होती है, तो उस कॉस्ट से नीचे तो बेच नहीं सकता है, तो वो एक मिनिमम प्राइस की लिमिट लेके आता है। कौन? सेलर। कि भैया हमने इसको 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है, 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ लो, 110 रुपए, तो इससे तो कम में नहीं बेचना है। तो वो एक मिनिमम की लिमिट लेके आता है, बाकी उसका रहता है कि भैया जितना ज्यादा बेच लो। बायर एक मैक्सिमम की लिमिट लेके आता है, बाकी उसका होता है कि जितना कम बेच लो। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो क्या कर रहा है, कम प्राइस पे ज्यादा खरीदना चाह रहा है बायर, लेकिन सेलर कम प्राइस पे कम बेचना चाह रहा है, तो कैसे काम करता है, ये कैसे डील होती है? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप मार्केट में पहुंचते हो, आप एज अ बायर एक मेंटालिटी के साथ पहुंचे हो, सेलर अपनी एक मेंटालिटी, अपनी एक सोच के साथ पहुंचा है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, नेगोशिएशन होती है, बार्गेनिंग होती है, होता है ना, नेगोशिएशन होता है, बार्गेनिंग होता है। हम एक बहुत बेसिक लेवल पे बता रहे हैं, और फाइनली हम लोग एक प्राइस पे अग्री कर जाते हैं। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइस पे अग्री कर जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ऐड करें कि बायर ने क्या सोचा, बायर मार्केट में गया था, बायर ये सोच के गया था कि भैया देखो ऐसा है, हम 80 रुपए से ज्यादा तो नहीं खरीदेंगे, ये मेरा मैक्सिमम है। बायर ने क्या बोला, ये मेरा मैक्सिमम है, बाकी जितना सस्ता हमको दे दो। सेलर ने क्या बोला कि भैया देखो हम 40 के नीचे तो नहीं बेचेंगे,
ये मेरा मिनिमम है, ये मेरा मिनिमम है। अब जब इनकी बार्गेनिंग होगी तो बायर 80 की लिमिट लेके आया है, लेकिन वो 80 का थोड़ी प्राइस से स्टार्ट करेगा, वो तो चाहेगा एज लो एज पॉसिबल। तो बायर स्टार्ट कर रहा 20 रुपए से कि भैया 20 में दे दो, और सेलर तो कह के आया कि भैया मिनिमम हम 40 में बेचेंगे, तो वो स्टार्ट ज्यादा से करेगा, वो स्टार्ट कर रहा 100 रुपए से, तो डील तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो 20 से स्टार्ट कर रहा है, वो 100 से स्टार्ट कर रहा है, बार्गेनिंग होगी। अच्छा चलो ये थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, अच्छा ये थोड़ा कम होगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों अग्री कर जाएंगे, चलो ये कहते अच्छा चलो हम 60 रुपए में खरीद लेंगे, और ये कहते अच्छा ठीक है हम 60 रुपए में बेच भी देंगे, तो डील स्ट्राइक हो गई। ऐसे डील स्ट्राइक होती है, तो वो कहते हैं ना मार्केट वे बायर एंड सेलर स्ट्राइक अ डील। तो वो जो प्राइस है, ये जो 60 रुपीज का जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है, प्राइस का जो डिटर्मिनेशन हुआ है, याद रखना ये आप फ्री इकोनॉमी पढ़ लो, आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें मार्केट मैकेनिज्म आपने पढ़ा है कि मार्केट कैसे प्राइस को डिटरमाइन करता है। इस चैप्टर में वही पढ़ना है जो क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म होता है। प्राइस मैकेनिज्म ये वर्ड आपने पढ़ा है, और प्राइस मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मिलके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। मार्केट डिमांड और मार्केट प्राइस मिलके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमने उसी का एक छोटा सा एग्जांपल समझाया कि कैसे बायर जो कि एक डिमांड लेके आ रहा है, सेलर एक सप्लाई लेके आ रहा है। बायर का भी हम 80 से ज्यादा तो नहीं खरीद सकते हैं, और सेलर ने कहा हम 40 से कम में तो बेचेंगे नहीं। तो जब बायर ने बोला 20 का दे दो, तो सेलर तो दे ही नहीं सकता, उसका तो मिनिमम 40 है। सेलर ने कहा हम 100 का देंगे, तो बायर तो खरीद ही नहीं, कहीं नहीं, उसका तो मैक्सिमम 80 है। तो डील कैसे होगी, ये 20 चाह रहा है जो कि इसके मिनिमम से कम है, ये 100 चाह रहा है जो कि इसके मैक्सिमम से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली होगा भैया तुम थोड़ा ऊपर बढ़ो, तुम ठीक है, और तुम थोड़ा नीचे आओ, तो ये 20 से 40 पे जाएगा। बात समझना। तो कहेगा नहीं भाई, सेलर नहीं तैयार होगा क्योंकि उसका तो मिनिमम है, लेकिन वो ये थोड़ी जाएगा कि मिनिमम पे बेचते हैं। या ये 100 से 80 पे आएगा, तो भी बायर इतनी जल्दी थोड़ी तैयार होगा, माना वो उसके मैक्सिमम पे आया, पर वो और उसको तोड़ना चाहेगा ना, प्राइस को और कम करना चला जाएगा। अल्टीमेटली ये 40 से कॉस्ट 60 पे आ जाए, और ये 80 से कॉस्ट 60 पे आ जाए, और ये हो गया कि भैया एक कॉमन ग्राउंड हो गया 60-60, ठीक है। ऐसे प्राइस मैकेनिज्म में मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मिलके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि यार प्राइस डिटरमाइन कौन करता है, तो हमारा आंसर होता है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा याद रखना बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना, इस चैप्टर का जिस्ट है, इस चैप्टर का क्या है, ये समरी है। बेसिकली पूरा चैप्टर इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है कि कैसे डिमांड और सप्लाई मिलके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ये चीज। तो देखो आपने पढ़ा है सेलर के बारे में, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, आपने बायर के बारे में पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दोनों मार्केट में मिल रहे हैं, तो मार्केट में जब दोनों मिल रहे हैं तो दोनों को अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो हमारी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो पहले तो ये समझो कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होती है। मार्केट इक्विलिब्रियम में तब होती है जब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हो जाए। मतलब जितना बायर खरीदने आया है, सेलर उतना ही क्वांटिटी बेचने आया है। कि 60 रुपीज पे, ये जो प्राइस 60 रुपीज डिटरमाइन हुआ है, 60 रुपीज पे बायर ने कहा कि हम 100 यूनिट खरीदेंगे, और सेलर भी कह रहा है यार 60 रुपीज पे हम 100 यूनिट बेचेंगे। तो 60 रुपीज पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होती है, when demand quantity demanded is equal to quantity supplied, market is said to be in equilibrium। क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड दोनों क्या हो जाता है,
बराबर हो जाता है। और जिस प्राइस पे ये दोनों बराबर होते हैं वो प्राइस कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस प्राइस पे दोनों बराबर होते हैं वो प्राइस कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? मार्केट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। Now what is equilibrium price? The price at which quantity demanded is equal to quantity supplied. That price is known as equilibrium price. और याद रखना कि मार्केट में always equilibrium price prevails. मार्केट में हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस ही रहेगा। ऐसी मार्केट नहीं हो सकती जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस ना हो। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। फ्री मार्केट में, फ्री मार्केट मतलब जहां पे गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट को किनारे कर दो, तो वहां पे हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल होगा। मतलब हमेशा डिमांड और सप्लाई क्या होंगी? बराबर होंगे। तो अगर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकत होएगी, ताकि जैसे तैसे दोनों बराबर आ जाएं। क्योंकि हम लोग ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ के इतना तो सीख ही लिया है कि भैया जब तक इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, हरकत होती रहेगी, और हरकत में बरकत होती है। तो जब तक हरकत होती रहेगी, सिचुएशन जैसे तैसे मूव करते करते अपने आप को इक्विलिब्रियम पे पहुंचाएगी, चाहे वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो चाहे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो। तो सिमिलरली मार्केट के इक्विलिब्रियम में भी जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे, डिमांड और सप्लाई, तब तक मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे और फाइनली वो पोजीशन आ जाएगी जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहला टर्म है मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सबको क्लियर होना चाहिए। दूसरा है इक्विलिब्रियम प्राइस, वो क्लियर होना चाहिए। तीसरा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। द क्वांटिटी विच इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझे? द क्वांटिटी विच इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो 100 यूनिट यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, क्योंकि 60 रुपीज का जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उस पे इतना ही यूनिट खरीदा भी जा रहा है और बेचा भी जा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए, समझो, अगर ऐसा हो जाए कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है यहां पे बायर जितना खरीदने आया था उतना खरीद ही नहीं पाया। तो एज अ कंज्यूमर जब आपकी डिमांड पूरी हो ही नहीं पा रही है तो आपको इक्विलिब्रियम आएगा कहां से? तो जब कंज्यूमर ही इक्विलिब्रियम में नहीं तो मार्केट कहां से इक्विलिब्रियम में होगी? क्योंकि यहां पे क्या हुआ, कंज्यूमर खरीदना चाहता था 100 यूनिट, लेकिन सेलर बेचना चाहता है 80 यूनिट। तो यहां पे डिमांड पूरी नहीं हो पाई, किसकी? कंज्यूमर की। जितना कंज्यूमर खरीदना चाहता था उसको नहीं मिला, तो इक्विलिब्रियम नहीं है। सेम वे अगर डिमांड कम हो और क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो तो यहां पे भी याद रखना इक्विलिब्रियम नहीं है। सेलर 120 यूनिट बेचना चाहता था लेकिन बायर ने सिर्फ 100 यूनिट खरीदा, तो बायर तो अपनी डिमांड पूरी करके चला गया, उसको इक्विलिब्रियम आ गया, बट सेलर को इक्विलिब्रियम नहीं आ पाया, क्योंकि उसको जितना यूनिट बेचना था उतना यूनिट नहीं बेच पाया, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस पे जितना यूनिट बेचना चाहता है उसका इक्विलिब्रियम तक उसको पहुंचाएगा। तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम सिर्फ कहां होगा? यहां पे होगा। और ये दोनों जब इक्वल होंगे तो प्राइस डिटरमाइन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? तो हमारा आंसर होगा बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ये डिटरमाइन करते हैं। विच इज मोर इंपॉर्टेंट? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल बुक में भी दिया जाता है, या एक डिफरेंट एग्जांपल अगर लें, जैसे हम लोग का जो दांत होते हैं ना, ऊपर भी दांत होते हैं नीचे भी दांत होते हैं, पेयर ऑफ सेट है ना। अब आपसे पूछा जाए कि भैया कौन वाले दांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले या नीचे वाले? तो उसके लिए एक काम करना, आप एक बार अपने नीचे वाले सारे दांत तोड़ के देख लो। तो एक बार जब सारे दांत नीचे वाले तोड़ लेना और फिर कुछ खाने की या काटने की कोशिश करना, तो आप देखोगे कि ऊपर वाले दांत आपके यूजलेस हैं। अगर नीचे वाले दांत नहीं तो ऊपर वाले यूजलेस हैं। तो क्या नीचे वाले इंपॉर्टेंट है? तो दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब अपने तो नीचे वाले तोड़ ही चुके हो, अब वो निकलेंगे तो है नहीं, तो अब अपने किसी भाई या बहन को पकड़ना और उसके ऊपर वाले दांत तोड़ना और फिर उसको कुछ खाने को देना या कुछ काटने को देना, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहां पे हम लोग ने क्या प्रूफ किया कि भैया अगर नीचे वाले तोड़ दो तो ऊपर वाले यूजलेस हैं, अगर ऊपर वाले तोड़ दो तो नीचे वाले यूजलेस हैं। तो दोनों ही होने चाहिए दांतों के इस्तेमाल करने के लिए। वैसे ही सीजर का होता है, सीजर में 2 ब्लेड होती है, एक ब्लेड हटा दो कुछ नहीं होएगा, दोनों ब्लेड चाहिए कपड़ा या पेपर को काटने के लिए।
तो सेम में दांतों में भी ऊपर और नीचे बोथ जॉज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही प्राइस के डिटर्मिनेशन में डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और ये दोनों कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो समझो अभी हमने क्या बताया कि जो डिमांड होता है, ठीक है, डिमांड कौन लेके आता है, बायर लेके आता है, और बायर की जो डिमांड होती है वो उसकी यूटिलिटी पे बेस्ड होती है, और ये एक मैक्सिमम प्राइस लेके आता है। तो डिमांड साइड पे याद रखना मैक्सिमम प्राइस होती है जो कि किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी, कि भैया इससे ज्यादा नहीं, कम से कम जो मिल जाए। और सप्लाई साइड पे बात करें तो सप्लाई में जो सेलर होता है, ठीक है, वो मिनिमम प्राइस के साथ आता है जो कि बेस्ड होती है बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट। तो डिमांड की तरफ से मैक्सिमम प्राइस यानी कि प्राइस की अपर लिमिट डिसाइड हो गई जो कि किस पे बेस्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी पे। कैसे है वो हमारा कंसर्न नहीं है। सप्लाई साइड पे लोअर लिमिट डिसाइड हो गई जो कि बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट है। भैया मार्जिनल यूटिलिटी पे अपर लिमिट बेस्ड है और मार्जिनल कॉस्ट पे लोअर लिमिट बेस्ड है। क्यों भाई, यार उसका तुम समझो ना, उसकी एक मिनिमम कॉस्ट होगी ना, जो एडिशनल कॉस्ट है, उससे ज्यादा तो वो उससे कम तो नहीं बेच पाएगा ना, तो उसका एटलीस्ट हो गया। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कहीं पे प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब इसी चीज को आप ग्राफ और स्केड्यूल से भी समझ सकते हो, इसी चीज को आप ग्राफ और स्केड्यूल से भी समझ सकते हो। बट एक चीज समझो, हमने कहा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, वेयर QD इज इक्वल टू QS है, ठीक है। तो वहां पे जो भी प्राइस होगा वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी सिचुएशन हो, अगर ये सिचुएशन है तो हम इतना तो बता चुके इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपको हो सकता है इसको क्रॉस करना पड़े। ये सिचुएशन क्या कह रही है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई होता है उसको बोला जाता है एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, यानी कि इकोनॉमी में क्या है, शॉर्टेज है, यानी कि इकोनॉमी में क्या है, शॉर्टेज है। डिमांड ज्यादा है मतलब इकोनॉमी में शॉर्टेज है, ठीक है। कितना शॉर्टेज है, जितना डिमांड और सप्लाई का गैप है वो शॉर्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखना, कभी भी शॉर्टेज होगा ना तो हमेशा शॉर्टेज कॉजेज, ये फिक्स है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ग्राफ में काम आना है। शॉर्टेज कॉजेज राइज इन प्राइस या प्राइस राइज। मतलब सिंपल सा यार, आप दुकानदार हो, आपके पास कोई 100 यूनिट पड़ी है, खरीदने वाले 500-600 हैं, तो आप काहे जो है सेम प्राइस पे बेचोगे, आप कहोगे भैया नहीं ज्यादा का है, जिसको लेना हो ले लो। इकोनॉमी में कभी भी शॉर्टेज होती है, चीजों की प्राइस बढ़ जाती है। जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो उसकी क्योंकि अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो शॉर्टेज हो जाएगा, तो महंगा होके बिकेगा। तो कोई चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका वन ऑफ द कॉज हो सकता है कि उसकी सप्लाई कम हो गई है डिमांड से, या उसकी डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। तो शॉर्टेज कॉजेज राइज इन प्राइस, ये याद रखना। शॉर्टेज होगा तो शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, प्राइस राइज होएगा, ठीक है। सेम वे अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम और क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, तो क्योंकि यहां सप्लाई ज्यादा है इसे बोलेंगे हम लोग एक्सेस सप्लाई या फिर सरप्लस। अब इमेजिन करो तुम वही सेम दुकानदार जो अभी तक शॉर्टेज होने पे महंगा करके बेच रहा था, अभी सप्लाई ज्यादा है, आपके पास 100 यूनिट पड़ा है, खरीदने वाले 10-20-30 ही हैं, बिक ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहोगे भाई कम करके बेच, तो लगाओ डिस्काउंट लगाओ, बाय 2 गेट 4 फ्री ले जाओ, ठीक है। तो उस केस में सरप्लस होगा, तो सरप्लस कॉजेस फॉल इन प्राइस।
शॉर्टेज कॉजेज राइज इन प्राइस, सरप्लस कॉजेज फॉल इन प्राइस। ये चीज याद रखना, क्योंकि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, हमने सिर्फ बोल दिया कि डिमांड और सप्लाई बराबर होती तो प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। सिर्फ यही एक्सप्लेन नहीं करना होता है, आपको बताना होता है कि जरूरी थोड़ी मार्केट इस सिचुएशन में हो, मार्केट इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे जाती है, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे भी जा सकती है, तो मार्केट कहीं भी हो सकती है। लेकिन हमने क्या बोला, हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल करेगा, मतलब एट द एंड जो फाइनल पोजीशन है, रेस्ट इन पीस होगा, वो यहीं पे होगा। जब तक आप यहाँ पे रेस्ट इन पीस नहीं है, तो रेस्ट इन पीस तक कैसे पहुंचना है वो हम लोग को समझना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, देखो हमने बोला था इस चैप्टर में 15 ग्राफ हैं, उन 15 ग्राफ हैं उन सब के लिए हम कह रहे हैं 15 के तुम 18 भी ग्राफ कर दो, ये जो बता रहे ना बस ये याद रखना, हमेशा सॉल्व हो जाएंगे वो ग्राफ। कि कभी भी एक्सेस डिमांड है तो हमने कहा प्राइस राइज होगा, कभी भी एक्सेस सप्लाई है हमने क्या कहा, प्राइस फॉल होगा। अब देखो नॉर्मल केस में डिमांड सप्लाई बराबर होकर मार्केट रुक जाती है, बट हम लोगों ने पढ़ा है डिमांड को बहुत से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सप्लाई को बहुत से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं शिफ्ट, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट। तो ये चीज याद रखना कि ये सिचुएशन कब आ सकती है, जब प्राइस डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट हो जाए। तो चाहे कुछ भी हो, अगर शॉर्टेज हो रहा है तो प्राइस राइज करेगा, अगर सरप्लस हो रहा है तो प्राइस फॉल करेगा। अब क्या प्राइस राइज करके मामला वहीं रुक जाएगा, नहीं, कभी भी प्राइस राइज होगा, यानी कि प्राइस चेंज हो रहा है। तो समझो जरा, यहां पे हो रहा है प्राइस चेंज, और प्राइस चेंज होने की वजह से आपका लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई लगता है। तो इस पूरे चैप्टर में ये याद रखना कि सरप्लस या शॉर्टेज किसी भी रीजन की वजह से आ सकता है, और सरप्लस या शॉर्टेज आने के बाद प्राइस चेंज होगा। लेकिन जब प्राइस चेंज होगा तो फिर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा। जब प्राइस चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा, और लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई लगने के बाद ही जो है इक्विलिब्रियम आएगा। कैसे, कैसे, हमने कहा प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। समझो, डिमांड ज्यादा था, अभी डिमांड कम होने लग गया, सप्लाई कम है, सप्लाई बढ़ने लग गया, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों फिर से बराबर ना हो जाए। समझे, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों फिर से बराबर ना हो जाए। सेम वे यहां देखो, प्राइस फॉल कर रहा है, प्राइस के फॉल करने से डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस के फॉल करने से सप्लाई कम होगी। अभी सप्लाई ज्यादा थी, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड कम थी, डिमांड बढ़ रही है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। पहले हम स्केड्यूल के थ्रू समझाते हैं तुम लोगों को। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस रुपये में, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट है, क्वांटिटी सप्लाइड भी यूनिट है। प्राइस 10, 8, 6, 4। एक काम करते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मजा आएगी। 12, 10, 8, 6, 4। अब तो प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे। तो हमने कहा 40, 60, 80, 100, 120। लेकिन प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड तो कम होगा। 120, 100, 80, 60, 40। ठीक है, तो अब देखो जरा, अगर हम इसमें बोलें कि भैया इक्विलिब्रियम कहां है, तो जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, मतलब ये, तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, शॉर्ट में लिख दिया इक्यू प्राइस। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और यहां पे हमारी मार्केट कहां है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। लेकिन आप इधर देखो तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है,
विच मीन ये पूरी सिचुएशन कौन सी है, सरप्लस की है। और आप इधर देखो तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब ये पूरी सिचुएशन कौन सी है, शॉर्टेज की है। तो जो एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर प्राइस मैकेनिज्म, तो हम तो ये सब लिखते हैं कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, जहाँ डिमांड साइड से वो अपर लिमिट वाली बात मेंशन करते हैं, सप्लाई साइड से लोअर लिमिट वाली बात मेंशन करते हैं। लेकिन बस उतना लिख के अगर हमने छोड़ दिया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे कि भाई ये दोनों ऐसे बराबर हो गए। हमें पूरा बताना पड़ता है कि व्हाट इफ सरप्लस या शॉर्टेज है तो क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, एक सेकेंड, ठीक है, कि मान लो प्राइस 12 था। तो अगर आप देखो प्राइस 12 था तो सिचुएशन क्या है, $40 और 120, सप्लाई ज्यादा है यानी कि सरप्लस। हमने सरप्लस में क्या बोला, प्राइस फॉल करेगा। हमने सरप्लस में क्या बोला, प्राइस फॉल करेगा, ठीक है। तो प्राइस फॉल करके 12 से 10 हो गया। और हमने क्या बोला, जब प्राइस फॉल करेगा तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। तो प्राइस फॉल करने से डिमांड बढ़ गई 40 से 60 एज पर लॉ ऑफ डिमांड, और प्राइस फॉल करने से सप्लाई कम हो गया 120 से 100 एज पर लॉ ऑफ सप्लाई। बट स्टिल अगर आप चेक करिए तो स्टिल आपकी सिचुएशन क्या है, यहां पे आप देख सकते हो कि इस पे भी आपका डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, यानी कि आप अभी भी कौन सी सिचुएशन पे हो, 60 और 100, जहां अभी भी सरप्लस है। मतलब प्राइस फिर फर्दर फॉल करेगा और प्राइस फॉल करके 10 से 8 पे आ गया, तो लॉ ऑफ डिमांड फिर लगेगा और डिमांड बढ़ के 60 से 80 आ गया, और लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा, सप्लाई कम होके 100 से 80 आ गई, और यहां पे देखो इक्विलिब्रियम आ गया। तो हमने क्या बोला था कि जब तक आपकी सिचुएशन रहेगी कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तब तक प्राइस फॉल होता रहेगा, और प्राइस फॉल होने से लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, और जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों इक्वल ना आ जाए। तो अल्टीमेटली देखो दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह अगर हम लोग जो है नीचे से स्टार्ट करें, मान लो प्राइस 4 है, तो उस पे जो है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, डिमांड इज 120, सप्लाई इज 40, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, शॉर्टेज है, शॉर्टेज की वजह से प्राइस राइज करेगा, प्राइस 4 से 6 हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, तो प्राइस 120 से 100 हो गई कम होके, और क्या कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड जो है 40 से 60 हो गया। डिमांड 120 से 100 क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, और सप्लाई 40 से 60 क्योंकि प्राइस बढ़ रहा तो सप्लाई बढ़ेगा। बट स्टिल अभी भी आप हो 100 और 60 पे, विच मीन अभी भी यहाँ पे शॉर्टेज है, प्राइस फर्दर राइज करेगा, प्राइस 6 से 8 पहुंच गया तो डिमांड कम होके फर्दर 80 पहुंच गई, और सप्लाई बढ़ के 80 पहुंच गया, और फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। ये पूरा प्रोसेस आपको मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं, बस उसको लिखना होता है कि एट एनी प्राइस, आप इसको कैसे लिखते हो, एट एनी प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर अगर हम ले लें तो देयर इज एक्सेस सप्लाई, इट इज क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज सरप्लस, एंड एट एनी प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, जब आप इसके नीचे देखते हो तो देयर इज शॉर्टेज यानी कि एक्सेस डिमांड, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो इफ QD इज मोर देन, जैसे यहाँ पे ना QD is more than QS, there is a situation of shortage which causes rise in price, due to rise in price quantity demanded will fall and quantity supplied will rise, this continue till equilibrium is achieved and QD become equal to QS. or if QD is less than QS या QS is more than QD, आप जैसे बोलो, there is a situation of surplus which causes fall in price, due to fall in price demand will rise and supply will fall and this continues till equilibrium is achieved, this is QD is equal to QS। तो ये है पूरा स्केड्यूल के थ्रू, और इसी चीज को जरा ग्राफ के थ्रू समझते हैं और फिर क्लास का आज की पैकअप करेंगे। ग्राफ बनाया जाए। ये X हो गया, ये O हो गया, ये Y हो गया,
यहाँ पे प्राइस हो गया इन रुपी, और यहाँ पे क्वांटिटी हो गया। अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों हो गया है, तो आपने क्वांटिटी लिख दिया। हम लोग को पता है कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये हमारा डिमांड कर्व हो गया डी, लीनियर बनाओगे स्ट्रेट लाइन। हमारा जो सप्लाई कर्व होता है, ठीक है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया एसएस, अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे डिमांड और सप्लाई मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमारा इक्विलिब्रियम है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ई। ठीक है। अच्छा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? रिप्रेजेंटिंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अब आपको इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है कि भैया इक्विलिब्रियम प्राइस कहां है। तो देखो जरा इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस P हो गया और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q। तो अगर आप बोलोगे ना इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आप P नहीं बोल के OP बोलोगे। OP भाई 4 लिखते तो 4, ऐसे OP बोलोगे। सेम वे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप क्या बोलोगे? OQ ऐसे। एंड E इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। E क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखा नहीं हमने, बस ऐसे बता दिया। तो एट एनी प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, लाइक अगर हम यहां पे P2 पे चले जाएं, तो P2 से अगर आप देखो तो सिचुएशन कौन सी आ रही है? ये है आपका क्वांटिटी सप्लाइड, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, और आप दोनों के जो बीच का गैप है इसे कहते हैं सरप्लस। ये ज्यादा क्यों है? अरे भाई ये चीज तो बताने लायक नहीं है, बट ठीक है देख लो भाई, बताना पड़ जाता है कभी कभी बहुत सी चीजें। ये क्वांटिटी सप्लाइड इधर आ रही है, ठीक है ना, परमानेंट वाले से करना पड़ेगा। ये क्वांटिटी सप्लाइड आ रही है और ये क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है। तो ये नंबर बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? क्योंकि यहां से चलोगे तो मान लो ये 5 है तो ये 8, कोई भी होगा, मतलब ये बड़ा होगा। ये वाली साइड राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। मार्क करके नहीं दिखाया है, बट इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि तुम्हारा डिमांड छोटा है क्योंकि इधर है, और सप्लाई बड़ा है। इनके बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है ना, गंदा सा कोई कलर यूज करते हैं, एक ये, इसको हमने कह दिया Q2, इसको कह दिया Q1। तो अगर आप कह रहे हो कि सरप्लस है, तो सरप्लस मालूम कितना है? OQ2 माइनस OQ1। OQ2 में से OQ1 माइनस कर दो, मतलब ये सरप्लस है, ठीक है। तो इतना इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोग के समझने के लिए है। समझे बात? तो इसको हटा देते हैं, वरना इतनी लाइनें देख के घबरा जाओगे तुम लोग। समझ गया ना? ये सेम वे अगर हम कहते हैं एट एनी प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि P1, तो हाँ P1 पे अगर आप देखो तो अब आपका डिमांड यहां है, सप्लाई यहां है, मतलब ये जो गैप है ये शॉर्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शॉर्टेज को, डिमांड इधर है, सप्लाई उधर है। तो इस बार इसको आप अगर OQ2 और ये OQ1 है, तो शॉर्टेज को OQ2 माइनस OQ1, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ये चीज हटाओ इसको। ये इतना समझ में आया? तो अब P1 से आप P कैसे आओगे, ये समझो जरा। सरप्लस है, सरप्लस की वजह से प्राइस फॉल करेगा, तो सरप्लस की वजह से प्राइस फॉल करेगा P से P2। जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। और अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है तो उसे मूवमेंट कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि एक्सपेंशन। ये चीज थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं, मूवमेंट और शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। और मूवमेंट और शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्राइस के कम होने से जब डिमांड बढ़ती है तो हम सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो डिमांड बढ़ रही है, मतलब हम सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। सेम वे प्राइस से कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा,
जिसे लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं, और प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाइड कम होता है तो वो भी डाउनवर्ड मूव करता है, वो ऐसे मूव करेगा। तो दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक का बढ़ना डाउनवर्ड है, एक का कम होना डाउनवर्ड है, और अल्टीमेटली देखो दोनों यहां आके फिर से मीट कर जाएंगे। सिमिलरली अगर P1 पे आप आ गए तो शॉर्टेज है, शॉर्टेज की वजह से प्राइस राइज करेगा, तो P1 से आप वापस ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो जब प्राइस राइज करेगा तो QD फॉल करेगा। अब प्राइस की वजह से QD जब कम होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का क्या है कि डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो डिमांड यहां से ऊपर की तरफ जाएगी और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, जिसे एक्सपेंशन कहते हैं, और वो भी अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो वो यहां से यहां होगा और अल्टीमेटली दोनों यहां आके मिल जाएंगे। तो इन ग्राफ्स को समझने के लिए आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। ये पूरा एक बार बुक से जरूर रीड करना, ठीक है। तो क्लास को कंक्लूड करते हैं एक आखिरी चीज बता के कि ये चीज तुम्हें याद रखना है कि जब प्राइस राइज होगा QD फॉल करता है, ठीक है। QD का फॉल करना ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, और QD का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अपवर्ड होता है। मतलब अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, और प्राइस के राइज होना QS का बढ़ना होता है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है, जो कि एक्सपेंशन होता है, और ये भी अपवर्ड होता है। तो एक चीज तुमने ध्यान दी, इसका कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड है, इसका एक्सपेंशन अपवर्ड है। सुनो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक बढ़ रहा और एक कम हो रहा है। तो सप्लाई ऐसे होता है तो इसका एक्सपेंशन अपवर्ड है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो QD राइज करेगा, QD का राइज करना एक्सपेंशन, जो कि डाउनवर्ड होएगा, ठीक है। और प्राइस के फॉल करने से, प्राइस फॉल कर रहा है ना, तो प्राइस का फॉल करने से QD बढ़ेगा, QD बढ़ा यानी कि एक्सपेंशन यानी कि डाउनवर्ड, और प्राइस के फॉल करने से QS कम होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन डाउनवर्ड। और ये एक ही साथ चलेगा, ये याद रखना, ये एक ही साथ चलेगा, क्योंकि या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी। तो जब ये सिचुएशन होगी तो दोनों में अपवर्ड होगा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एक्सपैंड। ये सिचुएशन है, दोनों में डाउनवर्ड है, लेकिन एक एक्सपैंड और एक कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज याद रखना। ये नेक्स्ट क्लास में इस चीज को जो है इंप्लीमेंट करना है ग्राफ पे,